आप लोगों के लेक्चर प्रॉपर टाइम पर अपलोड हो रहे होंगे। आई थिंक सभी को मिल जा रहे हैं क्योंकि मैं तुरंत ही भेज दे रहा हूँ। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कोई भी बता देना मुझे। दूसरी बात, पहुंच रहे हैं प्रॉपर, अपलोड हो जा रहे हैं क्वेश्चन, ये लेक्चर्स? जी सर। चलिए ठीक है। हाँ सर। कल मैंने कोलिजन स्टार्ट कराया था और आप लोगों को बताया था कुछ बेसिक कंसेप्ट, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। तो कल मैंने आप लोगों को एक बात डिस्कस की थी कि कोलिजन में अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉल किसी पर्टिकुलर हाइट से गिराई जाए तो वो वापस, अगर ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है तो वापस कितनी हाइट तक जाएगी? एच हाइट से अगर गिराई है तो ई स्क्वायर एच हाइट तक वापस जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो वापस लौटी हाइट और जो इनिशियल हाइट है उसमें रिलेशन ये होगा। लेकिन अगर यही काम मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कहूँ तो क्या होगा? अगर मान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है जिसको मैंने फेंका और यहाँ टकराया, ये बॉल को यहाँ टकराई, फिर इसके बाद चूंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ई है तो मान लीजिए इसको इनिशियल वेलोसिटी यू से हमने फेंका है और ये एच मैक्सिमम हाइट तक गई है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पहली बार में टी है और मान लीजिए पहली बार में रेंज जो है वो आर है, तो जो अगली बार टिप खाने के बाद दोबारा जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर ई है तो ये कितनी होगी रेंज? मान लीजिए आर डैश है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी डैश है और मैक्सिमम हाइट एच डैश है। तो अवर मोटिव इज व्हाट इज द रिलेशन between R and R dash, T and T dash, and H and H dash. This is the question. बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में कोलिजन काफी हुई, इस तरीके से बॉल आगे जा रही है, फिर अगर एक का बिहेवियर पता चल जाएगा तो फिर आगे हम फर्दर कोलिजन जो है वो भी पता लगा लेंगे कि कितना हो। तो हम बेसिकली ये पता करना चाह रहे हैं कि अगर एक बार रेंज मिली आर तो दूसरी बार कितनी मिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम अगर यू के कंपोनेंट्स करेंगे, मान लीजिए ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो यू के अगर हम कंपोनेंट्स करेंगे तो यू के कंपोनेंट एक आएगा यू कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। और यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा अगर देखें तो जब वापस ये घूमता हुआ जाएगा तो क्योंकि अंडर ग्रेविटी हो रहा है मोशन, जी इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट कैन इफेक्ट u sin theta. It does not affect u cos theta. So horizontal velocity remains constant. So at the final position or at the point of collision, u cos theta remains same. Just before the collision, u cos theta remains same, and u sin theta gets decreased till up to this point, and after that it will increase till up to this point, and it will gain same velocity. यहाँ पे e ना लिख के मैं कहीं और लिख दूंगा, u sin theta ही गेन कर लेगा, है ना, नीचे की तरफ को, जस्ट बिफोर कोलिजन में बात कर रहा हूँ। जिसको नहीं समझ में आएगा बाद में पूछेगा। और COR यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही कोलिजन हुआ, जैसे मान लीजिए ये बॉल है और ये इससे कोलाइड करी दीवार जमीन से यू साइन थीटा से, तो जब वापस लौटेगी ये बॉल तो इसकी परपेंडिकुलर मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई टाइम्स यू साइन थीटा। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डज नॉट स्ट्राइक द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ भी स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई कोलिजन हुआ ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेंस सेम। However, vertical components gets E times. Am I correct? तो यहाँ पर आफ्टर कोलिजन अगर हम देखें तो मैं किसी और कलर के पेन से अगर दिखा दूं, तो मैं मान लीजिए ब्लू कलर के पेन से दिखा देता हूँ, तो आफ्टर कोलिजन ये तो हो जाएगा u sin थीटा इंटू ई, और ये वाला कंपोनेंट फिर वही रहेगा कितना, u cos थीटा। ठीक है, तो हमें केवल देखना है कि ऑब्वियस है, अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि एक पार्टिकल को आपने इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा दे रखी है हॉरिजॉन्टली और u sin थीटा इनटू e ये दे रखी है वर्टिकली। तो अगर आप अभी इस प्रॉब्लम में अगर आप ये निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी h डैश मतलब, तो कैसे निकाल पाएंगे? सिंपली अगर आप चाहें तो रीजनिंग से भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको फार्मूला याद है, आई थिंक सभी को याद होंगे कि h इज इक्वल टू होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पे देखें h डैश कितना होगा भाई, u साइन थीटा जो था इस केस में, जो u साइन थीटा था वो अब इस केस में क्या बन गया, u साइन थीटा इंटू e, यानी कि इस केस में u साइन थीटा इंटू e ये कंपोनेंट बन गया। तो यही होल स्क्वायर अपॉन 2, इट मींस e स्क्वायर h हो जाएगा।
इट मींस ई स्क्वायर एच हो जाएगा। सिमिलरली अगर रेंज की बात करूं या टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो होता था 2u sin थीटा ओवर जी। तो यहाँ पे फिर u sin थीटा क्या हो जाएगा, e टाइम्स हो जाएगा। तो ऑब्वियस है e टाइम्स u 2u sin थीटा ओवर जी हो जाएगा। तो यहाँ पे e टाइम्स t हो जाएगा। और रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है फार्मूला, आप लोग नोट भी करते रहे। बहुत सारे लोग कल सेकंड क्लास में जुड़े नहीं थे। मैं आप लोगों से फिर से एक बात कह रहा हूँ कि अगर बहुत खराब अगर मैं पढ़ा हूँ तो मुझे बता दिया करो आप लोग, लेकिन ऐसे अपनी क्लासेस मिस मत करो। देखिए आपको मैं फिर कुछ बोलना चाहूंगा, हालांकि आप लोग लगेगा सर बोलते बहुत है, लेकिन ठीक है बोलना जरूरी भी है। जीएस राय या फिर किसी भी जगह पर जहां भी कोचिंग पढ़ते हैं, टीचर एक ही होता है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। मानते होंगे सभी लोग ये बात, सबका सिलेक्शन इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि सब लोग अपने टीचर की बात अच्छे सुनते नहीं। तो मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कितना भी खराब इंसान, खराब टीचर ही सही, लेकिन आप लोग कुछ दिन की बात है, बहुत दिन साथ नहीं होंगे, ज्यादा दिन साथ की बात नहीं है, थोड़े दिन की बात है, आप लोग साथ रहे तो बढ़िया रहेगा। और जो भी हम सिखा रहे हैं वो सीख लो। हो सकता है आपको कभी इस्तेमाल करना हो इन चीजों का, तो आप भी कभी प्रोफेसर बनो, कभी कहीं आप टीचिंग करो, तो आप लोगों को वो चीजें कम से कम तैयार हो जाए। ठीक है, तो भागने से कुछ नहीं होगा। आप ये समझें कि आप घर पे चीजें कर लेंगे आराम से, तो हमारा मतलब मैं ये कहूंगा कि आप लोग कर तो लेंगे नो डाउट, लेकिन अगर आप लोगों को हम सिखा रहे हैं तो जो काम आप घर पे 4 घंटे में करेंगे वो हम यहाँ आधे घंटे में कर देंगे। तो इसलिए ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वजह ऑनलाइन टीचिंग में आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आप आए ना आए ये आप लोगों की इच्छा है। अच्छा, कॉलेज क्लासेस की वजह से दिक्कत होती है, अच्छा कोई बात नहीं बेटा। फिर भी अगर आप लोगों को अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत ना हो तो केवल मेरी बात सुन लिया करो, भले ही आप मुझे रिस्पॉन्ड ना करा करो, लेकिन कम से कम सुन लिया करो। तो मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को अच्छी लगे और दूसरा आपने सीखी ना हो उससे पहले। कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करूंगा, ठीक है, आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप फिर भी करने की कोशिश करें, क्लासेस ना छोड़ें, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल आज की क्लास 2 है और कल एक क्लास है, तो ये 3 क्लास आप मान के चलो न्यूटोनियन की है। उसके बाद आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वही चीजें जो आप पढ़ने आए। फिर आपको लगेगा कि हाँ ये पढ़ के हमें, हाँ पढ़ के लगेगा कि आपको की दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, कोशिश करें कि हमारे साथ बने रहे, ठीक है। तो नेटवर्क का इशू है तो आप बता देना, आपको आवाज मेरी समझ में आए तो बता देना, राइटिंग ना समझ में आए तो भी बता देना, कोई भी चीज नहीं आए तो बता देना खुल के, बेशक अच्छी करने की कोशिश करूंगा। तो एच डैश इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच होगा। क्यों, आपको क्या करना है, कोर बात ये हुई, इन सब बातों का एक मतलब निकला क्या, कि जस्ट रिप्लेस यू साइन थीटा बाई ई टाइम्स यू साइन थीटा, यही करना है पूरे काम में। इस पूरे सीन में यही करना है कि आपको यू साइन थीटा की जगह ई टाइम्स यू कॉस थीटा रख देना है। आपको अगली रेंज, अगला टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट और भी बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एच का जो फार्मूला था उसमें ई टाइम्स कर दिया तो ई स्क्वायर बन गया, टी का फार्मूला था उसमें ई टाइम्स करा तो ई टी बन गया। और अगर रेंज का फार्मूला देखें तो रेंज का फार्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू होती थी, हमने प्रूव करवाई है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो 2 आगे लिख ले रहा हूँ, यू साइन थीटा सेट कर दे रहा हूँ और यू कॉस थीटा एक साथ लिख दे रहा हूँ। अभी भी मेरे हिसाब से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन हाँ इसके करने से क्या हुआ, ये यू साइन थीटा जो है वो हमें दिख गया अलग से। तो आपको मैंने बताया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आर डैश अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई, 2 तो वही रहेगा, ये यू टाइम्स ई टाइम्स यू साइन थीटा हो जाएगा और यू कॉस थीटा रिमेन सेम डिवाइडेड बाई जी। तो यहां से भी आप देखेंगे कि ई टाइम्स आर हो जाएगा। इट मींस इन बी वी कैन राइट h is equal to e square h, means h prime is equal to e square h, t prime is equal to e times t and r prime is equal to e times r। ये आप लोगों को याद रख लेना है, बस ये रिजल्ट बना कि अगली उछाल जो होगी, अगला जो प्रोजेक्टाइल बनेगा वो e square h हाइट तक जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट e टाइम्स हो जाएगा और रेंज e टाइम्स हो जाएगी। इज इट करेक्ट? यहाँ तक क्लियर है सभी को? yes. yes. एक बार डायग्राम बता देना सर, मैं थोड़ा लेट ज्वाइनिंग हुआ था। अच्छा बेटा नोट कर लो पहले, आप डायग्राम भी समझ में आ जाएगा, मैं बता दूं, सब लोग नोट करो। ये रिजल्ट आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इंपॉर्टेंट। सिचुएशन बहुत खराब है, अभी भी देखें आप, कल 2 लाख केसेस आए कोरोना के, और टीवी अगर आप देख लेंगे थोड़ी देर तो आपको लगेगा कि अंतिम दिन चल रहे हैं, कुछ दिन बाद सभी खत्म होने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। इनफैक्ट मेरे बच्चे की क्लासेस भी होती है, छोटा बच्चा है, उसकी क्लासेस होती है, उसको भी कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उस वक्त ये लगता है कि आप लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं पहुंच पा रहा हूँ, कोशिश तो पूरी हो रही है, लेकिन इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता इस पेंडेमिक सिचुएशन। तो बाकी प्लेटफॉर्म शुरुआत में आपने देखा होगा कि ये जो अन अकेडमी और बाइजू वगैरह और ये सब, जैसे ही शुरुआत हुई थी कोरोना की, बहुत तेजी से इन लोगों ने ऐड प्रचार चालू कर दिया, लेकिन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे, क्योंकि रिकॉर्डेड चीजें पढ़ने से या लिखी लिखाई चीजें या रटी रटाई चीजें दिखाने से
वो एक अच्छा एंकर तो हो सकते हैं वो लोग, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, डील कर रहे हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। तो जब इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं कर पा रहे वो चीज, जिनके पास फंडों की कोई कमी नहीं है, फंड की, है ना, तो हम लोग भी कोशिश एक छोटी सी कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा साथ दोगे तो बहुत अच्छा चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि हमें, मेरी शक्ल अगर आपको नहीं दिख रही है, स्क्रीन तो आपको क्लियर दिख रही होगी जब पेन से लिख रहे हैं। तो जब हम ऑफलाइन क्लास मोड में होते हैं और क्लास के अंदर बैठे होते हैं, तो जो कंसंट्रेशन होता है बच्चे का वो बोर्ड पर ही होता है। टीचर हाथ से लिखा होता है, उसका हाथ दिख रहा होता है, चौक दिख रही होती है और बोर्ड दिख रहा होता है। वैसे ही मान के चलो आपके सामने ये है, और आप बिल्कुल ये फील मत करो कि ये ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है, आपको बस समझने से मतलब। और घर बैठे आप किसी भी कपड़े में बैठकर आप पढ़ सकते हो, किसी भी तरीके के आप उठे हो तुरंत ही सोकर उठे हो तो भी आप बैठ सकते हो, मतलब कहने का मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी। तो उस सिचुएशन में भी अगर आप क्लास छोड़ोगे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। ठीक है, चलिए, किसी बच्चे ने पूछा था कि दोबारा इस डायग्राम को बता दे, तो मैं यही बता देता हूँ। अगर आप एक किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो इस तरीके से ये गिरे, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, 1 से कम है, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन अगर हो रहे हैं हर बार, तो कुछ इसी तरीके का पिक्चर तो होगा। ये बात तो समझ रहे हो आप लोग? तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये h कैपिटल हाइट है तो अगली उछाल कितनी हाइट तक होगी, ये पूछ लो। तो वो आंसर कितना है, ई स्क्वायर एच। अगर ये टाइम ऑफ फ्लाइट टी है तो ये अगला टाइम फ्लाइट क्या होगा, तो आंसर है ई टाइम्स टी, मतलब जो पहले वाला था उसका उसका ई टाइम्स। और अगर ये रेंज आर है तो अगली रेंज क्या होगी, तो वो उसका कंसर्न है कि ई टाइम्स आर होगी। इतना कहना चाह रहा हूँ बस। इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए ये किया कि यू साइन थीटा के मतलब यू कॉस थीटा यू साइन थीटा का रोल समझाया। जब टकरा रहा था तो यू साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी जो थी वो वापस जब लौटा तो ई टाइम्स हो गई, लेकिन कॉस थीटा वाला कंपोनेंट टकराया ही नहीं एक तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई टाइम्स यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट जहां जहां आ रहा है वहां पे आप ई टाइम्स कर दो। तो कैपिटल एच हाइट में जो है वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ई टाइम्स यू साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो ई स्क्वायर एच हो जाएगा। सिमिलरली ये यू साइन थीटा है, इसमें ई टाइम्स करोगे तो ई टाइम्स एच टी हो जाएगा। और इसमें यू साइन थीटा यू कॉस थीटा तो सेम रहेगा, यू साइन थीटा ई टाइम्स हो जाएगा तो ई टाइम्स हो जाएगा। समझ आ गई बात अब नहीं? हाँ सर। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे ये चीज पढ़ाई क्यों आपने, तो इसको देखो मैंने क्यों पढ़ाई, वो इस सवाल को करवाने के लिए। ऐसे सवाल काफी आते रहते हैं। तो इनफैक्ट टिफर में 2017 में ये आया और टिफर 2019 में भी फिर ये आया रिपीट। देखिए सब में दोनों में क्या है, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है किसी बॉल का, उसके बाद का उसका प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको फील आएगा क्या कहना चाह रहा हूं। ए स्मॉल इलास्टिक बॉल, पेज नंबर बेटा मैं नहीं बताऊंगा, और आप लोग मुझसे पूछोगे मत। केवल 2 ही असाइनमेंट है, लेवल 1 में एक है और लेवल 2 में एक है, ठीक है। इनमें से किसी एक में होगा 8 नंबर। हर चीज लिखनी पॉसिबल नहीं होती ना, अब हर चीज में ढूंढ नहीं पाऊंगा। केवल एक ही असाइनमेंट तो है न्यूटोनियन का। इससे क्या है ना, स्पीड पेज नंबर 128 किसी ने लिखा है। 128 128 थोड़ी हो गई। इतना अब आपको पता है क्यों बोल रहे हो, अब आप सुनो। अब कुछ लोग 124 बोल रहे हैं, कुछ लोग 128 बोल रहे हैं। वजह उसकी क्या है कि असाइनमेंट भी किसी के पास हो सकता है, इसमें कुछ एक दो बच्चे ऐसे बैठे हो जो कि रिपीट कर रहे हो, इसलिए आप लोग ये सब चीजें मुझसे मत पूछो, नंबर लिख दिए बहुत है। अरे भाई आंख सर नई बुकलेट में असाइनमेंट नंबर 12 में 8 और 9 क्वेश्चन है। 124 पे है क्वेश्चन नंबर 8। वॉइस नहीं आ रही। अपना अपना बोल रहे हैं। सर ओके कंटिन्यू कीजिए। प्रॉब्लम हो गया, सर का कनेक्शन चला गया जो हाँ। ये पीयूष को हॉस्ट है, सर को हॉस्ट बना देना।
हेलो हेलो ये सर आ रही है बात। यस सर आ रही है बात। बेटा नेटवर्क इशू हो गया इसलिए नेटवर्क इशू हो गया बेटा, इसलिए ये होस्ट बनाना बेटा प्रत्युष, पीयूष पीयूष सर बन गए पीयूष फोगाट, सर बन गए आप? पीयूष फोगाट। सर आप होस्ट बन गए हैं? नहीं मैं नहीं बनाऊं, बन गए पीयूष फोगाट होस्ट है अभी। नहीं सर हो गया। सर आप नहीं ही सर हो क्लासिकल मैकेनिक्स होस्ट सर क्लास। बेटा पीयूष आप मेरे को होस्ट बना दो। सर आप होस्ट बन चुके आप ही हैं सर होस्ट। सर आप ही ओके बन गया हूं मैं। एक मिनट, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? नहीं तो स्टार्ट हो रही आ रही है सर। अभी तक तो मेरी नहीं आवाज है। क्लियर है? आवाज Yes, क्लियर। यस सर। बेटा आप लोग बोलना बंद करो थोड़ा सा, थोड़ी देर हो सकता है स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगे, 2 मिनट। सर इसका 2H आ रहा है क्या आंसर? नहीं हाँ हाँ 2H आ रहा है। ओके सर। हेलो बेटा मेरी आवाज क्लियर है क्या? ये सर यस सर अगर बाय द वे कनेक्शन लूज होता भी है और मैं क्लास से बाहर हो जाऊं तो मुझे वेट करना आप लोग, ये नहीं कि आप लोग तुरंत छोड़ के चले गए क्लास, ठीक है? ओके सर चलिए क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा से पढ़ते हैं कि एक 45 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पर एक प्लास्टिक बॉल को टॉप पे रखा हुआ है। बॉल इज अलाउड टू स्लिप विदाउट फ्रिक्शन डाउन द प्लेन अलोंग द डॉटेड लाइन पे अलोंग ये गिर रहा है, ठीक है? हिट द ग्राउंड एज शोन एंड बाउंस अलोंग इट, ये इसी लाइन के अलोंग जो है बाउंस कर रहा है ऐसे, फिर बी पे जाके गिरा, फिर बी के बाद आगे जाके गिरा, फिर इस तरीके से, ठीक है? इफ द हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज h, height of the inclined plane is h and coefficient of restitution between the ball and the ground is 1/2, e is equal to given है 1/2, then the distance ab is equal to a और b के बीच की दूरी बतानी है। तो सबसे पहली बात, या तो आप इसको कैसे करो प्रॉपर तरीके से, जैसे भी तो h हाइट से अगर कोई पार्टिकल गिरेगा या कोई बॉल गिरेगी तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट बिफोर द कोलिजन, √2gh। लेटर टू जीएच एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दें या आप जैसे मन में करें, यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी 0 + mgh और यहाँ पे एनर्जी हाफ mv² प्लस 0, दोनों को बैलेंस करें तो हाफ mv² 0 + mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस 0, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √2gh। ऐसे समझ आ रही होगी बात की क्या कह रहा हूँ। अब जब इस वेलोसिटी से टकरा रहा है तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा ये वाला और एक कंपोनेंट होगा ये वाला, और ये एंगल 45 ही होगा, आप ध्यान से देखें ये एंगल 45 ही होगा, तो ये होगा √2gh cos 45 और ये वाला कंपोनेंट होगा, मेरे पास जगह कम है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, मैं इधर दिखा देता हूँ वरना नेक्स्ट पेज पे, चलो यही दिखा देता हूँ √2gh sin 45, अभी मैं इसको मिटा के आगे वाले पेज पे सही से लिखूंगा, ठीक है? अब ये वाला कंपोनेंट जो है टकराएगा तो वापस कितने से लौटेगा e टाइम्स √2gh sin 45 इसे लौटेगा। तो अगला प्रोजेक्टाइल मोशन आपका क्या हो गया, ये हो गया √2gh cos 45 यानी 1/√2 और वो वाला कंपोनेंट हो गया e टाइम्स √2gh मतलब 1/2 √2gh into 1/√2, तो ओवरऑल ये कंपोनेंट हो गया √2gh/2 √gh/2 और ये वाला कंपोनेंट हो गया √gh, ये तो हुए। तो ओवरऑल मैं सब कुछ हटा के ये बोल दूं कि ये √gh हो गया कंपोनेंट और ये √gh/2 हो गया। अब आपको बताना है कितनी रेंज होगी इसकी, तो क्या आप निकाल लेंगे इसकी रेंज क्या होगी? आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं। भाई इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, या फिर डायरेक्ट रेंज का फार्मूला आपको पता होगा, तो r इज इक्वल टू क्या होता है u² sin 2θ अपॉन g, तो u sin θ into u cos θ वॉइस नहीं आ रही क्या?
फिर से वॉइस चली गई क्या? नहीं यार, एक्शन गया है फिर से। नहीं आ रही है भाई। ये श्रीधर वीडियो ऑफ कर ले। सर नेट चला गया सर। पीयूष होगा तो वो है। हेलो, मैं आ गया हूँ वापस में। यस सर। आज बहुत नेटवर्क का इशू है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना। हेलो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। तो एच आ गया आपका, क्या ये दूरी, और अगर ये एच आ गई यानी कि ए से लेके सी तक तो एच होगी, क्योंकि ये एच है 45 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक एच होगी, और आगे की रेंज एच आ गई, तो आंसर कितना होगा 2h। यानी कि अगर मैं इसको कोई पॉइंट मान लूं सी, तो ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। इट मीन्स ए सी मीन्स एच प्लस सी बी मीन्स एच, तो एच एच 2h आंसर। समझ में आया किसी को? नहीं? सर एक बार हेलो, तो रिपीट कर दो सर एक आगे में बार। रुक कर गया देता हूं। पहले तो आप इसको समझो कि ये mgh मतलब h हाइट से जब आएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा, √2gh से। √2gh के कंपोनेंट अगर करूंगा तो √2gh sin 45, और ये कंपोनेंट आएगा √2gh cos 45 आएगा ना। जब वर्टिकल कंपोनेंट टकराएगा तो e टाइम्स से वापस जाएगा, तो e टाइम्स √2gh sin 45, और e की वैल्यू कितनी है 1/2 sin 45 1/√2, तो ये √gh/2 आ गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो √gh आ गया। तो ओवरऑल प्रॉब्लम ये बन गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √gh, और वर्टिकल कंपोनेंट √gh/2। अब रेंज का फार्मूला क्या होता है, u² sin 2θ मींस 2u sin θ cos θ, तो हम यहाँ पे आ जाएगा u sin θ u cos θ। u sin θ मींस वर्टिकल कंपोनेंट जो कि √gh/2 है, और u cos θ मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि √gh है। h यहाँ से आ गया, और h वो आगे वाली थी, तो a h प्लस h कितना हो गया 2h हो गया। समझ आ गया? यस सर। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हो रहा है सर? प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा सर? ये इंक्लाइंड प्लेन है तो इसके साथ साथ आएगी बॉल, फिर सीधी चली जाएगी ना। सीधी कैसे जाएगी? जब कोई चीज टकराएगी तो टकराने के बाद ऐसे उछलेगी ना भैया, इससे टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे उछलेगी, क्योंकि ये ऐसा ऐसे हो सकता है यहाँ पे कोई ब्रेकर हो, वहां से वो उछल जाए। हाँ फिर तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा, आप करके देख लो। होगा होगा सर। बिल्कुल होगा। आप इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉल को छोड़ के ऐसे टकराएगी, टकराने उछलेगी, चाहे थोड़ी बहुत ही उछलेगी। हाँ ऐसे थोड़ी बहुत वजह ना इसके अंदर थोड़ी बहुत उछलेगी ना। ये कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल भी हो वर्टिकल भी है, और जब टकरा के लौटेगा तो इसमें हॉरिजॉन्टल भी होगा वर्टिकल भी होगा, तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन होना लाजमी है, वो इसके ऊपर हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर अगर इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक होता फिर तो नहीं उछलता ना सर। परफेक्टली इलास्टिक होता तो उछलने तो नहीं। हाँ लेकिन ऐसा है ना, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? इसमें लिखा हुआ द बॉल इज अलाउड टू स्लिप विदाउट फ्रिक्शन डाउन अलोंग द डॉटेड लाइन, लिखा हुआ तो साफ साफ। आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? अलोंग द डॉटेड लाइन लिखा हुआ है साफ साफ। ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी आपको, ये वाली, यस सर। तो उन्होंने बता दिया है कि आप इसको मत सोचो। हाँ सर अगर ये बी से आगे वाला जो मोशन दिखाया हुआ है अगर कोई ये, हाँ ये आपका क्वेश्चन ये जायज है कि अगर कोई आपसे पूछ ले बीडी कितना होगा, 2 ट्वाइस हो जाएगा ना, ई टाइम्स हो जाएगा एच। ई टाइम्स एच नहीं, बीडी पूछा हूं, बीडी, तो रेंज बताओ कितनी हो जाएगी? सर ई टाइम आर और भी जोड़ देंगे। ई टाइम्स आर मतलब h/2। यस सर। इससे पहले कितनी थी? h थी, तो आगे कितनी हो जाएगी? ई टाइम्स h मतलब h/2। यस सर। तो अब अगर कोई एडी पूछ लेता तो क्या आंसर होता है? h plus h plus h/2। h plus h plus h/2, ठीक है ना? और तरीके से सोचो। अच्छा दूसरे मेथड से बताता हूँ आपको। चलो आप सोचो कि मान लीजिए, आप सोचना जो मैं कह रहा हूँ सुनना, यही तो है इंक्लाइन प्लेन ये वाला। आप सोच के देखो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितनी है, √gh ना, √2gh है ना। कितने कितने एंगल पर ये टकरा रही है आके? 45 पे, है ना? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो आप सोचो कि ये ऐसा समझो जैसे कि ये पीछे से आ रही होगी। अगर मैं पहले वाले को प्रोजेक्टाइल मोशन ही मान लूं, तो ये ऐसे समझ लो कि ये एक ऐसी जगह से उठ के आई होगी कि 45 डिग्री के एंगल से, क्योंकि ये जब 45 पे टकराई है तो 45 से उठी भी होगी, और √2gh इसकी वेलोसिटी होगी। तो बताओ कि इसकी रेंज क्या होगी अगर इससे निकालूं तो? 2h। नहीं, u² sin 2θ/g, यही तो फार्मूला लगाऊंगा। u² हो जाएगा √2gh का मतलब 2gh, और sin 2θ निकालूंगा तो कितना आएगा? sin 45 प्लस कितना हो जाएगा? sin 90 मतलब 1, और ये g, तो g कितना आया? 2h। अब ये 2h आ गया, आप सोचना तो फिर अगली उछाल कितने पे होती है? अगली उछाल में कितनी रेंज होगी? एच हो जाएगा e times 2h, और e is equal to how much? 1/2। 1/2। तो ये अगली अगली उछाल कितनी होगी? h।
तो यानी ये पता लगा लिया कि ये अगली उछाल एच की होगी और ये वाला एच था ही, तो टोटल आंसर कितना हो गया? एच प्लस एच, 2h। नहीं समझे? एच ये मैंने तो पढ़ा। दूसरा एच कहाँ से आया? पीछे वो h/2 कैसे आया? कौन सा वाला? सर b से d डिस्टेंस, सर बैक करना साइड। ये वाली? हाँ, इसमें b से d h/2 कैसे आया? क्योंकि बेटा ये अगर सीधी बोलूं तो कितनी है ये बताओ? h है। एच ही तो प्रूव करिए अभी। हाँ सर। तो फिर बीडी क्या होगी? e टाइम्स एच। e की वैल्यू 1/2 है, तो कितनी तो होगी? ओके ये पूछी नहीं है वैसे आपसे, ये तो एक्स्ट्रा बातें चल रही हैं। ओके। मैं कह रहा हूँ कि ये वाली डिस्टेंस तो एच अभी आपने देखी ली, 45 डिग्री का एंगल है तो ये एच होगी। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी एच प्लस एच। तो समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर, क्लियर। हाँ सर साउंड नहीं आ रहा है। बोलो। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। यस सर आ रही है। आज बहुत नेटवर्क खराब है, आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करना, क्योंकि वजह ये है कि इसका कोई इलाज भी नहीं है अभी फिलहाल। देखा आप लोगों को पिक्चर? यस सर। नहीं सर, नो सर। अब दिखेगा, अब दिखेगा। अब दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें। अगला क्वेश्चन आप लोग देखें। क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m is bounced on the ground with a velocity u, making an angle theta with the ground. The coefficient of restitution for collision between the sorry between the particle and ground is epsilon, and frictional effects are negligible both on the ground and in air. The horizontal distance traveled by particle from the point of initial impact till it begins to slide along the ground. Till it begins to slide on the ground. मतलब यहाँ टकराएगा, फिर उछलेगा, फिर टकराएगा, फिर उछलेगा, फिर टकराएगा, फिर उछलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा ये ऐसे भागने लगेगा। इसको बोल रहे हैं कि ये बिगिन टू स्लाइड अलोंग द ग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक, है ना? तो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये हमें पता लगाना है। तो आप एक बात सोचो, अगर ये थीटा एंगल पे टकरा रहा है तो जरूर उठा भी थीटा एंगल पे होगा, पीछे ले जाए इसे तो। ये यू वेलोसिटी से उठा होगा थीटा एंगल से ही, तभी तो थीटा एंगल पे जाके टकरा रहा है। आप एक बात बताओ, ये रेंज कितनी होती? ये रेंज आर अगर होती तो ये वाली कितनी होती? ER एप्सिलॉन आर। अगली वाली एप्सिलॉन स्क्वायर R। एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये तो होता है टिल अप टू इंफिनिटी। तो हमारे क्वेश्चन के है, हमें बताना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी। कहां से जोड़ना शुरू करूं? सवाल के मुताबिक कहां से जोड़ना शुरू करूं? एप्सिलॉन R से। एप्सिलॉन स्क्वायर आर। हाँ बेटा ये देखो, तो मैंने एक्शन किया हुआ है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ये मैं इंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और ये तो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो केवल यहीं से स्टार्ट होगी ना डिस्टेंस ट्रेवल करना। ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है टोटल, ये एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर आर प्लस एप्सिलॉन क्यू आर एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर अगर बाहर ले लूंगा तो एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। ये क्या है? स्क्रीन बहुत लैग कर रही है। बेटा नेटवर्क का इशू है और कोई बात नहीं। तो ये लास्ट वाला क्या लिए बताना थोड़ा एक बार।
आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ कुछ रही। समझ में नहीं आ रहा है। बेटा मेरी आवाज थोड़ी कट रही है ना, हाँ सर। सर आगे। हमारी थोड़ा सा इशू है, नेटवर्क का इशू है आज। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। ये एप्सिलॉन आर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर आर प्लस एप्सिलॉन क्यूब आर एंड सो ऑन सो फोर्थ, यही तो होगा अप टू इंफिनिटी। हाँ तो आर बाहर ले लूं तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ, जीपी का सम ए अपॉन 1 माइनस आर। और आर की वैल्यू कितनी होगी यार? अगर यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे कोई प्रोजेक्ट करता है तो आर की वैल्यू क्या होती है? यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। तो आंसर आप बता दो, आपके पास सामने आंसर आ जाएगा। डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसे शॉर्टकट ट्रिक से करोगे, वरना कंपोनेंट करते रहो कुछ नहीं, बहुत देर लगेगी। वरना एक तरीका ये है करने का कि आप इसके कंपोनेंट करो, वर्टिकल कंपोनेंट को, फिर ई टाइम्स करो, उसके बाद सॉल्व करो। इससे सर जल्दी। इसमें एक चीज पूछना है सर, ये जो लिखा है कि टिल इट बिगिंस टू स्लाइड अलोंग द ग्राउंड, तब तक वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है ये मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाउंस कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा मैं दिखाता हूँ कैसे। आप एक बात देखो, जब पहली बार उछाल खाएगा तो ये कंपोनेंट तो उतना ही बड़ा रहेगा, ये कंपोनेंट ई टाइम्स हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। फिर अगली बार जब उछाल करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर ई टाइम्स हो जाएगा, यही तो होगा। फिर अगली बार उछाल करेगा तो वर्टिकल कंपोनेंट फिर ई टाइम्स हो जाएगा। फिर अगली बार उछाल करेगा तो वर्टिकल, जितना कम हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही ये उछालना बंद नहीं करेगा जब तक। और जब वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तभी ये स्लाइड करने लगेगा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितनी देर बाद जीरो होगा? इनफाइनाइट टाइम बाद। मेरी बात समझे नहीं? यस सर। हाँ सर समझ गए। फिर अपनी आईज को इधर से इधर देखो, इधर से इधर घुमाओ अपनी आईज को। सारा खेल वर्टिकल कंपोनेंट का है, वर्टिकल कंपोनेंट होगा तब तो ये मोशन होगी। धीरे धीरे वर्टिकल कंपोनेंट कमजोर पड़ता जा रहा है, तो इसीलिए ये हाइट कम पकड़ रहा है, और कमजोर पड़ रहा है तो और हाइट कम पकड़ रहा है, क्योंकि ई इज लेस देन 1। नहीं समझ में आ रही है? आगे सर। हाँ सर आगे आगे। कंपोनेंट जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये उछलना बंद नहीं करेगा। वर्टिकल कंपोनेंट कितनी देर बाद जीरो होगा? इनफाइनाइट टाइम बाद जीरो होगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, और जल्दी सॉल्व ऐसे हो जाएगा, वेरी ट्रिकी। चले आगे बढ़े। इज देयर एनी डाउट? नो सर। नो सर। ओके थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके असाइनमेंट करेंगे जैम से लिया हुआ है। या प्रॉब्लम बतौर लिख लो केवल, एक अच्छी प्रॉब्लम है, कभी आपको मिलेगी जरूर, कभी ना कभी आते हुए। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत स्टैंडर्ड बुक में है ये प्रॉब्लम। ए स्मॉल बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ। चलिए आवाज नहीं आ रहा सर का। क्वेश्चन लिख लो इतने में। पेज 124 पे क्वेश्चन होता है। क्लिक किया है, दिया हुआ है। 124 पे। हाँ 124 पे कौन सा? हां 124 क्वेश्चन नंबर 6 है। थैंक यू। भाई क्वेश्चन का क्लियर भाई। हमारे वेबसाइट पे कर दो। हेलो बच्चों, आज पता है आज आपको मैं इतना बड़ा लेक्चर दिया और नेटवर्क का इशू हो रहा है। सर आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं बार बार देखो क्लास से निकल रहा हूं, क्लास में एंटर कर रहा हूं, कोई अच्छा कनेक्शन ले लो। कोई बात नहीं। कनेक्शन सब ऐसे होते हैं, बस तब ऐसा वो ही होता अच्छे है। और बुरे की कोई सर एयरटेल का अच्छे बुरे की कोई नेटवर्क पहचान नहीं है आज की डेट में। बेटा एरिया वाइज डिपेंड करता है ना सब कुछ। फिलहाल आप ये समझे क्वेश्चन को कि एक कैपिटल एम मास की बॉल पर एक स्मॉल एम मास की बॉल रखकर गिरा दी गई है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मास स्मॉल एम आफ्टर कोलिजन? और ये बता दीजिए अच्छा कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी अगर h हाइट से गिरा दी गई है तो? ई स्क्वायर They are both released from a given height simultaneously. If the small was at h height when it was released, then after the ball had collided once with the ground, the small ball rise approximately to a height. कितनी हाइट तक ऊपर की तरफ को भागेगी? जी स्क्वायर h। e स्क्वायर h आप कहेंगे तो e की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ये तो इलास्टिक जैसे हो गया। तो ये 1 लग रहा है। इलास्टिक कोलिजन है ना? यस सर 1 होगा। तो कितनी हाइट तक जाएगी? h हाइट तक। एच ही है ये तो। तो बता दूं ये h हाइट आंसर नहीं है इसका। सर नहीं होगा ना ये सर, बड़ा स्पेशल सम। नीचे कोलिजन करेंगे ना सर, वो मतलब एक √2gh से स्मॉल बॉल नीचे जा रही होगी और बड़ा बॉल m से ऊपर आ रहा होगा, तो उन दोनों में सर मैं फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आपने बताया मतलब कल। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सोचना पड़ेगा आपको। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आप घर पे भी करेंगे ना तो भी आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में
क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सुने। सबसे पहले ये एच हाइट की बॉल जो है, ये दोनों ही एच हाइट से रिलीज की गई, ठीक है। तो जब ये गिर रही होंगी बेटा, फिर एक ही ऑप्शन आ जाएगा, क्लास को रोकना पड़ेगा। नहीं सर क्लियर है, आप बताएं। चलने दो। बार बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। अगर वॉइस ब्रेक भी हो रही है तो एक दो बार और रिपीट कर दूंगा। स्मॉल एम मास और कैपिटल एम मास की जब बॉल नीचे तक आएंगी तो दोनों चूंकि अंडर ग्रेविटी गिर रही हैं, तो इनके बीच में कांटेक्ट पॉइंट बन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही साइमल्टेनियसली नीचे आ रही होंगी। तो एट सम इंस्टेंट जस्ट बिफोर कोलिजन ये बॉल किस स्पीड से टकरा रही होंगी, दोनों किस स्पीड से आ रही होंगी नीचे। बड़ी वाली बॉल की स्पीड कितनी होगी, √2gh, और छोटी वाली बॉल की स्पीड भी √2gh। ये दोनों ही √2gh से नीचे गिरेंगी, क्योंकि दोनों ही √2gh मतलब एच हाइट से गिरेंगी। वो पिक्चर पे मत जाओ, आपकी बड़ा बड़ा पिक्चर दिखा है, ये लगभग रेडियस नेग्लिजिबल है दोनों, ठीक है। लेकिन एक हैवी बॉल है, एक हल्की बॉल है। अब आप देखो, दोनों जब एच हाइट से गिर के आएंगे तो अब नीचे पहले कांटेक्ट किसका होगा, कैपिटल एम का ग्राउंड से। तो पहला कोलिजन क्या होगा, कैपिटल एम ग्राउंड का कोलिजन, कोलिजन ऑफ कैपिटल एम एंड ग्राउंड, ठीक है। कैपिटल एम ग्राउंड का जब तक होगा कोलिजन, तो कैसा होगा, कैपिटल एम जब ग्राउंड से कोलाइड करने के बाद जब वापस लौटेगा तो कितनी स्पीड से वापस लौटेगा, कोई बताएगा। सर ई √2g/h से। ई की वैल्यू 1 है, क्योंकि जब दिया हुआ नहीं है तो चले। रिपीट कर दो। ठीक है, तो √2gh से ही ये ऊपर लौटेगी, ठीक है, √2gh से। इसके ठीक ऊपर रखी हुई है बॉल स्मॉल एम वाली, वो कितनी स्पीड से नीचे आ रही थी, वो आ रही थी √2gh से, ये ऊपर जाने लगी √2gh से। तो इन अब कोलिजन क्या होगा, सेकंड कोलिजन होगा किसका, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, मतलब कोलिजन ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। उसमें क्या होगा, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक बॉल हो गई हमारी कैपिटल एम मास की जिसकी स्पीड है √2gh, और एक बॉल हो गई हमारी स्मॉल एम मास की जिसकी स्पीड है √2gh नीचे की तरफ। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, ये निकाल लें। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो mv1 प्लस mv2 ये फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। नीचे वाली डायरेक्शन को अगर नेगेटिव माने, इसको पॉजिटिव माने, तो क्या होगा, स्मॉल एम कैपिटल एम वाले का तो मोमेंटम हो जाएगा √2gh इंटू कैपिटल एम, माइनस स्मॉल एम वाले का मोमेंटम हो जाएगा √2gh, ठीक है। और v2 माइनस v1 कितना होगा, e टाइम्स e तो 1 है, u1 माइनस u2। तो v2 माइनस स्मॉल एम की मानिए, तो स्मॉल एम की वेलोसिटी कितनी है, u1 माइनस u2, कैपिटल एम की वेलोसिटी √2gh माइनस प्लस √2gh। ये दो इक्वेशन थी, याद हो तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, न्यूटन फार्मूला। सही है यहाँ तक नहीं? सर आपने u1 किसके लिए ली है सर? सर समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल रिपीट ठीक कर है। दो। सर ये वाला नहीं आया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो पहला कोलिजन तो होगा किसका, कैपिटल एम और ग्राउंड का। कैसे जरा सुने पहले मेरी बात को, कैपिटल एम और ग्राउंड का कोलिजन होगा, तो कैपिटल एम किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगी जाके, √2gh, तो वापस कितने से लौटेगी, √2gh इंटू e। ई बेटा 1 है, ओके सर। ठीक है। तो √2gh से ही लौटेगी वापस। अब ऊपर वाली बॉल जो है इसके साथ चली आ रही थी नीचे, नीचे वाली इंस्टेंटली उछल गई ऊपर की तरफ को, तो अब अगला कोलिजन होगा स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। दूसरा कोलिजन क्या होगा, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में। अब ये दोनों टकराएंगे तो उसके बाद कोलिजन की इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। तो ये तरीके से यही तो कोलिजन का सवाल हो गया, एक कैपिटल एम मास है, एक स्मॉल एम मास है, जब आपस में टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। तो ये निकाल तरीका है, मान लीजिए ये आफ्टर कोलिजन स्मॉल एम की वेलोसिटी तो बिफोर कोलिजन है, और आफ्टर कोलिजन ये पिक्चर क्या हो गई है, ये वाली वेलोसिटी जो है वो v1 हो गई है कैपिटल एम मास की, और स्मॉल एम मास की v2 हो गई है। तो आप कैसे लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, mv1 प्लस mv2 इज इक्वल टू कैपिटल एम √2gh माइनस स्मॉल एम √2gh, ये तो लिखोगे पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन पे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। u1 कितना है, कैपिटल एम वाली, ये 1 है, ये 2 है। u1 कितना है, कैपिटल एम, तो कैपिटल एम की वेलोसिटी √2gh प्लस की माइनस u2 माइनस u2 लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √2gh। और इनको सॉल्व करना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कैपिटल M is much 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 greater than small m, तो you can neglect this term. स्मॉल m वाली टर्म को आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो V1 आपको पता चल जाएगी V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, mn कैंसिल √2gh, और अगर V1 की वैल्यू √2gh हो जाएगी तो V2 कितनी हो जाएगी इक्वेशन 3 से बेटा 3 टाइम्स √2gh, देखो √2gh √2gh 2gh, और V1 की वैल्यू उधर जाएगी तो √2gh 2gh 3gh हो जाएगी ना, और ये वैल्यू मतलब इसको अगर अंदर ले जाऊं तो ये कितना होगा 9h पे लिखूंगा अंदर, आप देखो 3 को अंदर ले जाऊंगा तो 9h, यानी कि अब आपके पास सवाल में क्या बचा, अभी बेटा समझा दूंगा, दोबारा भी समझा दूंगा, आप कहोगे तो कल भी समझा दूंगा, ठीक है, आप लोग नेटवर्क को परेशान मत होइए। तो अब आपके पास एक बॉल है जो स्मॉल m मास की, वो कितनी वेलोसिटी से वापस लौट रही है √2g 9h से, तो बताओ कि कितनी हाइट तक जाके रुक जाएगी 9h, सीधी सी बात है 9h, तो आंसर क्या होगा 9h, बी ऑप्शन, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है जिन लोगों तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी और बीच में कटी नहीं होगी वो लोगों को लगा भी होगा अच्छा क्वेश्चन। हाँ मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप एक बॉल के ऊपर, जैसे आप घर में आपके पास 2 बॉल हो, एक बड़ी बॉल हो फुटबॉल टाइप, एक कोई स्मॉल कोई छोटी बॉल, और आप उनको रख के ना छोड़ देना, जमीन पे जब टिप खाएगी ना तो आप देखोगे सबसे पहले कैपिटल M मास जो है टकराएगी, जब वो वापस लौटेगी तो मास बहुत तेजी से ऊपर भागेगा, बहुत तेजी से, कितनी दूर ऊंचाई पे उठ जाएगा 9h, मतलब जितनी हाइट से गिराओगे उससे भी कई गुना हाइट ऊपर, या प्रैक्टिकली भी आप कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं इस बात को। तो एट द इनिशियल स्टैंड there is a collision of capital M and ground, and उसके बाद क्या हुआ, and capital M जब लौटा वापस ग्राउंड तो वो लौटेगा नहीं, कैपिटल M लौटा तो वो किससे टकराया स्मॉल m से, और कैपिटल M और स्मॉल m की वेलोसिटी गिवन है, दोनों का मास गिवन है, तो फाइनल वेलोसिटी स्मॉल m की बतानी, वो कितनी आई सॉल्व करने के बाद √2g 9h। अब कोई √2g 9h से अगर जाएगी वेलोसिटी से तो कितनी हाइट तक पहुंचेगी, आप निकालना चाहो तो इसको कैसे निकाल सकते हो, ये h मान लो, कुछ लोग अगर ये नहीं समझ पाए हो, बाद में जहां तक जाएगी वो रेस्ट होगा, तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh लगा दो प्लस 2s वाली फॉर्मूले से, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर √2g into 9h माइनस 2g, s की वैल्यू h, तो यहां से 2g कैंसिल हो जाएंगे तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 9h, यानी कितनी हाइट तक वापस लौटेगी 9h तक। अब भी समझ में नहीं आया तो बताओ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा? यस सर क्लियर। सर ये V2 माइनस V1 ये आपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन से लिखा है। बेटा कल की क्लास में थे आप, ये बताओ मुझे, यस सर। थे, तो एक न्यूटन फार्मूला लिखा था ना V2 माइनस V1 इक्वल टू E टाइम्स U1 माइनस U2, यस सर। E की वैल्यू 1 है और ये √2gh है और ये माइनस √2gh है, ओके सर। समझ गए, E की वैल्यू 1 है। अब चल सकता हूं मैं आगे, आप लोग बाकी देखना, कुछ चिंतन करना, नहीं समझ में तो कल पूछ लेना फिर से। मेरी आवाज क्लियर है, थोड़ा स्टेबल है कनेक्शन? हेलो हाँ सर, स्टेबल सर कनेक्शन। सर एक बेसिक क्वेश्चन है सर, जब कोई चीज हमारी फ्रीली फॉल होकर नीचे गिरती है तो सर वो सेम टाइम पे पहुंचती है, बट सर एक्सेलरेशन तो मास पर डिपेंड करता है, तो सर सब एक टाइम पे कैसे पहुंचते हैं? एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है, किसने बताया? सर मतलब हम लोग mg लिखते हैं ना सर, एक्सेलरेशन जो बॉडी खींचती है, अर्थ खींचती है हम लोगों को, चीजों को, वो फोर्स होता है, वो फोर्स होता है बेटा, एक्सेलरेशन नहीं। ओके सर, एक्सेलरेशन से लिखा हुआ है मैंने, GME, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। तो आप अगर किसी एक छोटे से पार्टिकल को गिराओ, चाहे एक बड़ी सी किसी बॉडी को गिराओ, सब साथ पहुंचेंगे नीचे, ठीक है? तो फ्री स्पेस में ना, फ्री स्पेस की बात हुई है, अगर आप इसमें फ्री स्पेस नहीं लाओगे तो ये सवाल बहुत टिपिकल है, फिर आपसे हो नहीं पाएगा कुछ। हम हमेशा आइडियल सिचुएशंस पढ़ते हैं, आपने सुना है आइडियल गैस क्यों पढ़ी गई, आइडियल गैस, आइडियल फ्लूइड्स पढ़े नहीं? हाँ सर। क्यों पढ़ते हैं ये सब जब होते ही नहीं है तो? क्यों पढ़ते हैं? मतलब सबसे सिंपल सिस्टम है स्टडी के लिए, और डेविएशन भी सर इन्हीं से चेक करते हैं, आइडियल सही सिस्टम बात है, आइडियल सिचुएशन इसलिए करते हैं क्योंकि इनिशियली अगर आप सारे फैक्टर इन्वॉल्व कर लोगे ना तो आपसे प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगी। तो पहले आइडियल सिचुएशन लेके चीजों को सॉल्व करा जाता है, उसके बाद उसमें फैक्टर्स डाले जाते हैं, है ना? तो आइडियल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी औकात नहीं सही रियल चीज पढ़ने की। आपने देखा होगा एक इक्वेशन PV = nRT का क्या हाल होता है, केवल ये 2 बातें हैं इसमें जोड़ दी गई हैं तो ये हाल हुआ है। एक तो ये कि मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो नेग्लिजिबल नहीं है और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। अभी और फैक्टर जोड़ दूंगा तो ये और आ जाती हैं सिचुएशंस, आपने सुना होगा ये, इनको वेरिएंस बोलते हैं इनको। अभी और फैक्टर जोड़ दूंगा तो हो सकता है कुछ और टर्म इसमें भी ऐड हो जाए, समझ रहे हो ना? तो ये इतनी कठिन हो जाएगी फिर समझ ही नहीं पाओगे, इसीलिए कंप्यूटर से हम लोग सिमुलेशंस वगैरह करके रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि तब इंटीग्रल इक्वेशन, तब डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, समझ रहे हो? यही रिसर्च में करना होता है, ठीक है? पैदल और पैनी वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उसका वीडियो भेज दो ग्रुप में, कौन सा वाला बेटा? पैदल और
अच्छा अच्छा अच्छा, वो आप लोग, हाँ वीडियो है, वो वाला भी है, ठीक है। अब आप आगे थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर रहे हैं, टेस्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी टेस्ट में कुछ टेस्ट मिला रहे हैं, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको कोलिजन पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट पार्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये थोड़े स्पेशल टॉपिक्स है जो कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जानबूझकर यही सब डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ लिया तो सब हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम तो तब पता चलेगा ना जब आपको सेंटर ऑफ मास पता हो। तो सेंटर ऑफ मास is a point at which whole of the mass of the body or all the masses of the system of particles appears to be concentrated. Appears to be concentrated means ऐसी कोई जगह नहीं होती किसी बॉडी की, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास कोई मीनिंग रखता है। ऐसे समझ लो सेंटर ऑफ मास वो जगह है जहां पर आप सारे मासेस को कंसंट्रेट मान सकते हो। और पूरी स्टडी को, इस पूरी रिजिड बॉडी को अगर स्टडी करना है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी करना है, तो एक्सेप्ट द स्टडी ऑफ ऑल पार्टिकल्स यू कैन स्टडी ओनली वन पार्टिकल बाय रिप्लेसिंग रिजिड बॉडी बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की क्या डेफिनेशन है? वह काल्पनिक पॉइंट, एक काल्पनिक इमेजिनरी पॉइंट है जिस पर आप ये मान सकते हो कि सारा मास यहीं केंद्रित है। ऐसा कह लो जैसे कि इस पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी जो है वो सब जो ऐसा कर रही है जिसका सब ले रखा है, ऐसे कह लो। या फिर ऐसे कह लो कि सारे फोर्सेस इसी पर मान सकते हैं, आप पूरी बॉडी पे कहीं भी फोर्स लगाओगे ओवरऑल फोर्स यहीं लगेगा। तो इसकी डेफिनेशन एक ये भी बनेगी कि भाई सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट और इमेजिनरी पॉइंट इन द बॉडी एट व्हिच वी कैन कंसीडर that all forces are acting, all external forces are acting on it, ठीक है। तो जब कभी भी आपने देखा भी होगा ब्लॉक बनाते हो, तो क्या दिखाते हो? mg यहाँ लग रहा है, कहां से दिखाते हो? इस पॉइंट से दिखाते हो। fr नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रही है, अप्लाइड फोर्स यहाँ लग रहा है ना, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे ही तो दिखाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हम पूरी बॉडी का डिस्कशन ना करके क्या कर रहे हैं, हम एक पार्टिकल का या एक पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा डिस्कशन करना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? क्योंकि पूरी बॉडी के हर पॉइंट का डिस्कशन करना बहुत आसान काम नहीं है। इस पूरी बॉडी के हर पॉइंट का डिस्कशन करना बहुत आसान। जब कभी भी हम रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ेंगे, आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स का, एट द लास्ट जो लास्ट यूनिट रहेगी आपकी वो यही रहेगी, रिजिड बॉडी डायनामिक्स। और वहां पर हम देखेंगे कि जो काम हमें पूरी बॉडी से करना होगा वो हम पूरी बॉडी से ना करा के केवल एक छोटे से पॉइंट से करवाएंगे, तो आपको समझ आएगा, तो आप समझा पाओगे किसी को, ठीक है। तो क्या है? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट व्हिच वी कैन कंसीडर ऑल द मासेस आर सेंटर्ड और कंसंट्रेटेड, और यू कैन से कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट व्हिच यू कैन कंसीडर ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की दो चीजें में बड़ी जरूरत पड़ती है, एक तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दूसरी चीज की हमें जरूरत पड़ती है क्या? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन की अगर बात करें, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, आइदर यू कैन डिस्कस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और यू कैन डिस्कस रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है? कंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और जो अलग अलग पॉइंट पार्टिकल्स हमको बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो फॉर एग्जांपल ए रिजिड बॉडी कंटेन्स सेवरल पॉइंट्स मासेस, ये बहुत सारे मासेस हैं, और इन सबके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो r2 हैं, ये r1 है पोजीशन, ये r2 है पोजीशन, ये r3 है, कुछ भी दिखा दूं, एंड सो ऑन, ठीक है। और इसके सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मान लीजिए RCM, ठीक है, RCM डिनोट करने के तरीके हैं, और ये मासेस जो है वो M1 है, M2 है, M3 है। दिख रहा है आप लोगों को साफ? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर बना दिया, एक मिनट हटा ही दो, चलिए पॉइंट मास इसका R1 है, ये वाला है मान लो R2 है, ये मास M1 है, ये M2 है, ये R2 है, और ये M3 मास है, ये R3 है, इस तरीके से, ठीक है। आपको सही लग रहा है? और इनका CM यहाँ कहीं और भी। तो जो RCM डिफाइन किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है कि सारे मासेस का इंडिविजुअल मूवमेंट M1 R1, M2 R2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये इंडिविजुअल मासेस का मूवमेंट है, उनका वेक्टर सम अगर
सारे मास अगर मैं इसी पॉइंट पर कंसंट्रेट मान लूं, ऐसा मान लो सीएम पर बैठे हुए और उनके सीएम पर रखने के बाद मोमेंट के बराबर आ जाए, तो यू कैन रिप्लेस दिस होल सिस्टम बाय अ सिंगल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास. So RCM is equal to how much? M1 R1 plus M2 R2 divided by MI. यही होगा. ये तो है पोजीशन. अब आपको पोजीशन अगर निकालनी है तो भाई अगर मान लो RCM को मैं ऑर्डिनेट की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ XCM I dash plus YCM J dash plus ZCM K dash, और इधर वाला लिख लूँ क्या समेशन MI RI की जगह लिख लूँ XI I कैप YI J कैप ZI K कैप डिवाइडेड बाई समेशन MI. तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे को एक्सीएम क्या मिलेगा? कंपेयर करूं तो एक्सीएम क्या मिलेगा? अंडर रूट समेशन XI MI डिवाइडेड बाई समेशन ऐसी y में क्या मिलेगा? समेशन MI डिवाइडेड बाई समेशन I MI एंड ZCM मिलेगा समेशन I MI ZI सर ज्यादा लैग डिवाइडेड बाई समेशन MI. हिंदी लैग हो रही है. नहीं आया. हेलो हेलो यस Yes, सर. sir. आवाज आ रही है? Yes, हाँ. sir. यस सर. आपकी बार कटती है ना क्लास? कटती है आपकी बार अगर गड़बड़ यार, होती बहुत ही है कट रही तो रही है सर. तो ऐसा क्लास अभी इस वाली यहीं करते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ा. ठीक है, आप लोग इस वाली क्लास को छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे को. नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ज्यादा पढ़ा देना. ओके सर स्क्रीन तो शो कर दो एक बार सारी. हाँ ज्यादा पढ़ा देंगे, वही मैं कह रहा हूं. सर स्लाइड शो कर दो. सर ब्लैक कर दीजिए. क्या हो रहा है इधर? गए सर. फिर तुम भी चलोगे यार अब. देख लेते हैं 2 मिनट. आगे सर. भी दे रहा था हॉटस्पॉट. नेक्स्ट क्लास में मुझे 7 7 to 8:30. उसको भी कैंसिल करवा दिया. नेट का फॉर्म अभी नहीं आया ना? नेट का फॉर्म नहीं. कोरोना खत्म होने के बाद आएगा. नेट को ये क्या हो रहा है? होगा भी कि नहीं जून में? नहीं आज यूजीसी नेट का आने वाला था. एडमिट कार्ड उनका ही एडमिट कार्ड नहीं उनका आया. ओपन एडमिट कराने वाला है. 2 मई को एग्जाम बता रहे हैं. उनका ही एडमिट कार्ड नहीं आया तो क्या आएगा? उनका 2 मई को एग्जाम है लेकिन एडमिट कार्ड कहाँ आया है? नहीं, अभी उनके उनका नोटिस आया कि एडमिट कार्ड आया. आ गया है? उनका नोटिस आया. अरे उनके फॉर्म तो भर गए, अपने फॉर्म भी नहीं भरे. ऐसा चाहिए. जस्ट क्या कोई है किसी को पता? सही है तो जस्ट डिले हो गया. टोटल लगी पोस्टपोन हो इसका गया. नेट एक साथ होगा, एक दिन में एक साथ होगा. टेस्ट का फिर से निकलने वाला है क्या फॉर्म? ना ऐसा चाहिए तो फॉर्म निकलेगा फिर से. मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज देख लेना. जैसा देख रखा है वो मत देखना, जिसने नहीं देखो देख लेना. रहने दो अभी तो. तू भाई कहाँ सेंड कर रहे हो ब्रदर? कहाँ सेंड हो रही है वीडियो? ग्रुप में